हाय दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं टेलीकॉम सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और मेरा टोटल 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस नोकिया बीटीएस पे ही है। मैं ज़्यादा नोकिया बीटीएस पे ही काम किया हूँ और 2G 4G और 5G पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा। मैं 3G पे नहीं काम किया हूँ, बट थ्योरेटिकली नॉलेज है। थ्योरेटिकली मैं डिटेल में बता सकता हूँ कि 3G क्या है। मैं सोच रहा था कि जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं सोचा कि एक वीडियो मैं भी बनाऊँ यूट्यूब में। फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो मैं इसमें आपको नोकिया बीटीएस के बारे में जीएसएम से लेके 5G तक के कौन कौन सा बीटीएस नोकिया ने आज तक यूज किया है, अल्ट्रा से लेके ए स्केल तक के बीटीएस के बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद आपको मैं स्टार्टिंग में पहले थ्योरी कवर करूंगा, थोड़ा थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर हार्डवेयर बताऊंगा, हर बीटीएस का हार्डवेयर बताऊंगा। उसके बाद में फाइनल जो है मेरा पर्पस है इस वीडियो बनाने का, एयर स्केल बीटीएस का, जो कि लेटेस्ट बीटीएस है, एस10 बीटीएस है, सिंगल रैन बीटीएस है। इसमें हम एयर स्केल में 2G 3G 4G सारे टेक्नोलॉजी एक साथ यूज कर सकते हैं। उसको मैं प्रैक्टिकली साइट को लॉग इन करके कैसे कमीशनिंग करते हैं, कैसे उसका नेटवर्क में इंटीग्रेशन होता है, कैसे अलार्म का ट्रबल शूटिंग होता है, वो सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। सो जैसा कि सभी यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं ना कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं, तो कृपया आप भी वही कर दें, मैं ताकि आपको ये वीडियो मेरा लेटेस्ट आपको मिलता रहे और आप इससे जुड़े रहें। मैं ये कंटेंट का बात करूँ तो मैं सबसे पहले इसमें आपको मोबाइल कम्युनिकेशन का हिस्ट्री बताऊंगा। फिर थोड़ा ब्रीफ में जीएसएम 3G 4G के बारे में बताऊंगा। फिर थोड़ा डिटेल में एलटी के बारे में बताऊंगा। फिर ई नोट भी, जो कि बीटीएस आगे जाके ई नोट भी बीटीएस आपका 2G में था, 3G में नोड भी एंड 4G में ई नोड भी एंड आगे 5G में जी नोड भी। तो ई नोड भी के बारे में बताऊंगा। फिर नोकिया का बीटीएस को मैं अल्ट्रा से स्टार्ट करके एसएन बीटीएस तक पूरा हार्डवेयर तक समझाऊंगा। फिर अलग से एसएन एयर स्केल बीटीएस का मैं बताऊंगा थ्योरी, मतलब क्या क्या हार्डवेयर रहता है, किसका क्या काम रहता है। उसके बाद एस रैन एयर स्केल बीटीएस को मैं प्रैक्टिकल लॉग इन करवा के आपको बताऊंगा कमीशनिंग कैसे होता है, इंटीग्रेशन नेटवर्क में कैसे होता है, क्या क्या पैरामीटर सेटिंग होता है, कैसे कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं, क्या क्या अलार्म आते हैं, वो सारा मैं 4G में बताऊंगा। फिर इसके बाद मैं अलग से 5G का अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 5G का पूरा आर्किटेक्चर से लेके थ्योरी से लेके सारा चीज उसमें भी ये सारा प्रोसेस करूंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन के स्टार्ट जो हुआ वो फर्स्ट जनरेशन से हुआ था। ये देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, जो कि 1982 में हुआ था। ऐसे अगर हम टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो टेली कम्युनिकेशन की जो शुरुआत हुई थी वो 1790 ईस्वी में हुआ था, स्मोक सिग्नल से। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में वो इक्विपमेंट लगा देते थे, जहां अगर मान लीजिए फायर आग लग गई तो वहाँ स्मोक स्मोक निकला तो उसको वो डिटेक्ट करके दूर के लोकेशन जहाँ कंट्रोल लोग बैठ के करते थे वहां उसको सिग्नल मिल जाता था कि वहाँ स्मोक आ गए, आग लग गई है। सबसे पहला 1790 ईस्वी में हुआ था। उसमें ये अफ्रीका, अमेरिका और एशिया में यूज हो रहा था। उसके बाद फिर 1800 में इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ आया, फिर इलेक्ट्रिकल टेलीफोन आपका आ गया, फिर रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आया, फिर डिजिटल टेलीफोन आया, फिर जाके आपका वायरलेस कम्युनिकेशन आया। फिर ये जो आपका फर्स्ट जी है वो फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन है ये। पहले तो हम लोग केबल के थ्रू टेलीफोन आप घर में यूज करते होंगे, तो टेलीफोन रहता केबल के थ्रू लगा रहता, सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। एक छोटा छोटा सा रोड किनारे पोल लगा रहता था जिसके टेलीफोन का वायर गुजरता था। तो उसके बाद ये जो उस समय जो फर्स्ट जी जो था आपका वो ओनली फॉर वॉइस, उस समय केवल वॉइस यूज होता था और कुछ नहीं यूज होता था। हम ना एसएमएस यूज कर पाते थे, ना डेटा यूज कर पाते थे, कुछ भी यूज होता, वो फुल्ली एनालॉग बेस्ड था। तो एनालॉग बेस्ड और जो आपका जो 2G आया, जिसको हम जीएसएम भी बोलते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। हाँ, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो कि फुली डिजिटल बेस्ड। जिससे जब 2G आ गया तो उसके बाद तो वॉइस तो हम लोग यूज कर ही रहे थे,
लेकिन साथ साथ हम एसएमएस भी करने लगे और लो डेटा रेट जस्ट 9.6 kbps तक का स्पीड उस समय हम लोग को डेटा से मिल जाता था, लेकिन वो आज के स्पीड से कंपेयर करें तो ना के बराबर है, जो कि 1991 में आ गया था। तो एनालॉग और डिजिटल का क्या डिफरेंस है कि एनालॉग में जो हम ऑडियो और वीडियो का सिग्नल ट्रांसलेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स में एनालॉग में जाता है, जबकि डिजिटल में वो बाइनरी कोड में जाता है। बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं। उसके बाद 2G से आपका 2.5G आया, मतलब ये 2G GSM ही है। 2G 2.5G 2.75G सब GSM ही है। तो उसमें GPRS को इंक्लूड किया गया, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अब तक जो 1G 2G था उसका मेन पर्पस था वॉइस का, ताकि लोग एक दूसरे से दूर से ही बात करें, यहाँ बैठे बैठे कहीं भी से बात करें। उसके बाद लोगों की इच्छा बढ़ी कि नहीं, अब डेटा का स्पीड होना चाहिए, हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे, हर चीज़ से जुड़े। तो GPRS आया, वहाँ पे 160 kbps तक का स्पीड अचीव करने लगा लोग, जो 1995 में आया। फिर आपका 2.75G आया, जिसमें एज आ गया। एज क्या हो गया आपका, इनहेंस्ड डेटा रेट फॉर जीएसएम रेगुलेशन। ये भी जैसा कि बताया कि वो अब मेरा पर्पस हम लोग का था कि डेटा जितना मिले, डेटा का जितना स्पीड हो, जितना हम लोग फास्ट कोई भी चीज से कनेक्ट हो जाए, तो मेन पर्पस वही हुआ। तो उसमें आपका 300 kbps तक का स्पीड हम लोग अचीव कर रहे थे। एमएमएस का भी एंट्री इसी टाइम हो गया, मतलब एसएमएस के थ्रू हम लोग फोटो वगैरह भी सेंड कर देते थे, मल्टीमीडिया एसएमएस, जो कि 1997 में आ गया था, जिसका लेटेंसी 150 मिली सेकेंड। 150 मिली सेकेंड मतलब समझ रहे 0.15 सेकेंड में लेटेंसी। मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी को कॉल लगाया और कितना जल्दी रिंग होना स्टार्ट हो गया, वही जो डिले, वो जो टाइम लगता है ना कॉल लगाते रिंग होने का, उसी को लेटेंसी बोलते हैं। बोलने को तो लेटेंसी में इतना है कि बस कॉल लगाया रिंग हो गया, लेकिन आपको पता होगा बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो जो मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या 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 होता है लेटेंसी। तो उसके बाद आपका आ गया 3G, थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन में क्या हो गया कि थर्ड जनरेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि ये 3GPP क्या है एक्चुअली। क्या देखिए, ITU का नाम आप लोग सुने होंगे, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि कौन से कम्युनिकेशन में, जैसे मान लिया जाए कि मोबाइल कम्युनिकेशन है, कौन सा ऑपरेटर, कौन सा कंट्री का कौन सा ऑपरेटर कौन सा स्पेक्ट्रम यूज करेगा, सेटेलाइट में कौन सा स्पेक्ट्रम यूज होना चाहिए, मेरीन में कौन सा होना चाहिए, ये सारे डिसीजन जो है वो ITU लेते हैं। तो ITU ने क्या किया कि 7 कंट्री के 7 ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मेंबर को सेलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम दिया 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो थर्ड जनरेशन इसलिए कि ये उस टाइम आया था जब 3G लॉन्च हो रही थी, उस टाइम ये ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बना था, इसलिए थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट बोला गया। जिसमें हमारे जो इंडिया है, वो इंडिया का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है TSDSI, जिसको बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। और अदर कंट्री का भी, जैसे TTA हो गया, CCSA हो गया, ARIB होगा, ATIS होगा, TTC होगा, ETSI, ये सारे जो है वो अदर अदर कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब कंट्री 7 ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर 3GP बनाएगा। 3GP मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं कि कौन सा ऑपरेटर को कौन सा फ्रिक्वेंसी यूज करना है, कहाँ कितना रेंज होना चाहिए, कब वो कौन सा 2G कब रिलीज होगा, 3G कब रिलीज होगा, 4G कब रिलीज होगा, उसमें क्या क्या स्पेशल फैसिलिटी होना चाहिए। ये सारे डिसीजन जो है वो 3GPP ही लेते हैं। रेडियो एक्सेस नेटवर्क का हो, कम्युनिकेशन, कोई भी प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के लिए, प्रोटोकॉल यही लोग सेट करते हैं। तो इसमें इससे पहले जो 2G जो 1G था वो फुल्ली FDMA पे था। 2G में FDMA TDMA दोनों यूज होने लगा। 3G में CDMA यूज हो गया। FDMA हो गया आपका फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड TDMA हो गया टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और CDMA हो गया कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसको UMTS भी बोलते हैं। तो इससे पहले जो 1G और 2G था वो फुल्ली सर्किट स्विच बेस्ड था, उसी पर वॉइस और डेटा चलता था।
लेकिन 3G आने के बाद क्या किया गया कि वॉइस को सर्किट स्विच पे कर दिया और डेटा को पैकेट स्विच पे कर दिया, सेपरेट दोनों को अलग अलग पाथ कर दिया डेटा स्पीड को बढ़ाने के लिए। 2G में क्या होता था कि अगर आप कॉल लगाए तो आपका डेटा डिस्कनेक्ट हो गया, आपका डेटा नहीं चला। 3G में अलग पाथ करके वॉइस और डेटा को भी एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं वैसा, इसलिए ऐसा ये टेक्नोलॉजी अलग अलग पाथ कर दिया। और सबसे फर्स्ट टाइम जो वीडियो कॉलिंग का कॉन्सेप्ट आया आपका वो 3G में ही आया। उसके बाद ये 1999 में आया था, 2000 तक में लॉन्च हो गया था। 384 kbps तक का स्पीड हम लोग स्टार्टिंग 3G में हम लोग अचीव करते थे डेटा स्पीड, और इसका जो लेटेंसी था वो 100 मिली सेकेंड था। फिर 3.5G आया जिसको HSPA भी बोलते हैं, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। जैसा कि मैं आपको बोला ना कि ये सब आप डेटा को बढ़ाने के लिए ही है, डेटा स्पीड बढ़ाने के लिए ही है और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। तो HSDPA हो गया हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, HSUPA हो गया हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। उसमें 2 Mbps तक का स्पीड हम लोग अचीव करते थे और लेटेंसी जो था वो घट के 60 मिली सेकेंड हो गया। उसके बाद आपका आ गया 3.75G जिसको HSPA प्लस बोलते हैं, जिसमें 42 Mbps तक का स्पीड हम लोग अचीव कर रहे थे और लेटेंसी घट के 20 मिली सेकेंड हो गया। फिर 4G आया जो LT बोलता है। इसे LT बोला जाए तो LT 3.9G कहलाता है, लेकिन LT जो एडवांस है वो फुल्ली 4G है, जिसमें टारगेट डेटा रेट जो है वो डाउनलिंक का 1 Gbps और अपलिंक का 0.5 Gbps था। लेकिन अगर यूजर एक्सपीरियंस डेटा स्पीड का बात करें तो 100 Mbps तक अचीव हो गया है स्टेशनरी यूजर को। स्टेशनरी यूजर मीन्स कोई मोबाइल का यूजर एक ही लोकेशन पे है तो उतना तक अचीव हो जाता था। ये फुल्ली पैकेट स्विच कॉन्सेप्ट है, 4G फुल्ली IP बेस्ड है ये, जिसमें वॉइस और डेटा दोनों पैकेट पे ही चलता है। लेटेंसी जो है वो LT में 10 मिली सेकेंड हो गया और LT एडवांस में LT में 15 मिली सेकेंड हो गया, LT एडवांस में 10 मिली सेकेंड हो गया। और इसका मोबिलिटी है 350 किलोमीटर पर आवर। मोबिलिटी का मतलब ये हो रहा है कि अगर आप कोई ट्रेवल कर रहे हैं 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तो भी आप 4G के नेटवर्क से लैच हो सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया 5G। 5G का जो टारगेट डेटा रेट्स है वो 20 Gbps है, डाउनलिंक का और अपलिंक का 10 Gbps है। ये टारगेट है जो कि 3GPP टारगेट ये सेट किया है, ऐसा अचीव करने का टारगेट है। ऐसे अभी यूजर एक्सपीरियंस डेटा रेट 100 Mbps तक की है, आगे और इसमें इन्वेंस होगा कुछ, अभी तो इसका प्रोसेस चल ही रहा है। हमारे इंडिया में अभी तक 5G लॉन्च हुआ नहीं, लेकिन 2025 तक लगता है कि लॉन्च हो ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे कंट्री में 5G ऑलरेडी लॉन्च हो गया। मैं काम कर रहा हूँ उस पर, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो अमेरिका का ही प्रोजेक्ट है, AT&T कंपनी, जिसमें मैं 4G और 5G का इंटीग्रेशन करता हूँ। तो 5G का जो मोबिलिटी है वो 500 किलोमीटर पर आवर है, मतलब आप 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहे हैं तो भी आप 5G से लैच हो सकते हैं। इसमें एक्सट्रीम मोबाइल ब्रॉडबैंड हाई स्पीड डेटा रहेगा, मशीन मशीन कम्युनिकेशन होगा, IoT होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये हो गया है कि जितने भी वर्ल्ड के थिंग्स हैं, सामान है, सभी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए दो कार रोड पे कार चलती है और आए दिन आप सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है, तो जब ये IoT फुल्ली लॉन्च हो जाएगी, सारे कार एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, सारे कार इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे, वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, टॉक करेंगे, सिग्नल देंगे। एक दूसरे का अपोजिट में आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और टकराने की संभावना है, तो दूसरे को सिग्नल देकर वो पाथ चेंज कर लेंगे जिससे कि एक्सीडेंट बच जाएगा। मान लिया आप ऑफिस से घर निकले, ऑफिस में AC यूज हो रहा है, गाड़ी में बैठे AC यूज हो रहा है, लेकिन घर आप जाइए, घर पे कोई नहीं है और आपको लग रहा है कि हम घर जाए तो हम AC ऑन करेंगे, AC को नॉर्मल टेम्परेचर में आने आते में 20 मिनट 30 मिनट लग जाएगा, तो आप रास्ते में ही आप मोबाइल के थ्रू आप रिमोटली घर का AC ऑन कर सकते हैं। ये सब IoT के आने के बाद हो जाएगा। सारी इंडस्ट्री ऑटोमेशन में रहेगी, सारी इंडस्ट्री का सारा, चाहे हेल्थ का हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी ऑटोमेशन हो जाएगी। तो 5G का मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा जिसमें पूरा 5G एक्चुअली में है क्या, 5G का थ्योरी क्या है, 5G का आर्किटेक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है
और 5G का कैसे, कौन सा नोकिया का BTS यूज होता है 5G में, कौन सा हार्डवेयर यूज होता है, कैसे इंटीग्रेशन कमीशनिंग होता है, वो सारा मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी भाई ये देखिए, ये आर्किटेक्चर है जो कि 2G से 4G का है, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर से आपको सब कुछ क्लियर है कि ये जैसे 2G हो गया, 2G में BTS BSC से कनेक्ट रहता है, यूजर जो भी है मोबाइल यूजर वो BTS से कनेक्ट होता है, और BTS BSC से, BSC MSC से कनेक्ट होता है, MSC से आपका HLR VLR सारे कनेक्ट रहते हैं, और BSC से SGSN GGSN कनेक्ट रहते हैं, GGSN से आपका इंटरनेट कनेक्ट रहता है। तो BTS हो गया बेस ट्रांस रिसीवर, वो सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करता है और मोबाइल स्टेशन उससे कनेक्ट होता है, और फिर BTS जो है BSC से कनेक्ट होता है, BSC होगा बेस स्टेशन कंट्रोलर, वो सारे BTS को कंट्रोल करता है। और MSC होगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो जितने भी आपके जो भी यूजर है, जो भी मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो सारे रजिस्टर रहते हैं, सारा का डिटेल HLR VLR में, HLR आपका हो गया होम लोकेशन रजिस्टर, VLR हो गया विजिटर लोकेशन रजिस्टर। तो इस सब के थ्रू वो सभी कनेक्ट रहते हैं। मान लिए कि आप लेटेंसी में बात कर रहा था कि कोई यूजर ने एक दूसरे नंबर पे कॉल किया, वो मान ली इस BTS से कनेक्ट है, तो BTS उसको सिग्नल लिया और उसको BSC को दे दिया, BSC क्या किया, उसको डायरेक्ट MSC को दे दिया, MSC उस नंबर का डिटेल निकाला HLR और VLR के सपोर्ट से, वो नंबर किस MSC में है, सेम MSC में है कि दूसरे MSC में है। अगर सेम MSC में है तो फिर वो चेक किया कि वो किस BSC में है, दूसरे BSC में है, क्योंकि ये बहुत सारे BSC जो है MSC से कनेक्ट रहते हैं। दूसरे BSC में है कि सेम BSC में है, अगर सेम BSC में तो उसी BSC को दे दिया कि भाई वो यूजर जो है सेकेंड यूजर जिसको कॉल किया गया वो आप ही के BSC में है और इस BTS के अंदर है, वो BSC लिया और उस BTS को फॉरवर्ड कर दिया और वो BTS जो है उस यूजर को कनेक्ट कर दिया, जिससे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। इतना प्रोसेस जो होता है ना, ये सब प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसी को लेटेंसी बोलते हैं, जो कि 150 मिली सेकेंड है LT का। उसी को घटाने के लिए 3G आया। 3G में अब क्या था कि जो बहुत सारे डिसीजन BTS क्या कहता है, सिग्नल रिसीव ट्रांसमिट करके BSC को दे दिया, बहुत सारा डिसीजन ये नहीं लेता था, वो सारा डिसीजन इसमें बहुत सारे डिसीजन नोड भी खुद लेने लगा। नोड भी डायरेक्ट आपका कनेक्ट हो गया GGSN से अलग से डेटा के लिए, वो या तो डायरेक्ट भी कनेक्ट है या SGSN के थ्रू फिर GGSN से कनेक्ट है। RNC भी SGSN से कनेक्ट है डायरेक्ट। बहुत सारा डिसीजन जो BSC नहीं लेता था वो बहुत सारा डिसीजन RNC लेने लगा, इससे और लेटेंसी कम हो गई। तो खुद हैंड ओवर डिसीजन लेना, सारा डिसीजन RNC ले लेता था। इस सब का भी आगे जाके जो इन्हेंस हुआ वो आया आपका LTE 4G। 4G में क्या किया ना, आप देख सकते हैं कि 4G में सिर्फ जो ई नोड भी है, आप ये देखिए, ये जो BSC और BTS के कॉम्बिनेशन को बेस स्टेशन सब सिस्टम कहते हैं, और RNC और नोड बी के सारे जो कॉम्बिनेशन सभी रहते हैं उसको UTN बोलते हैं, यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। और जो सिर्फ इनोड बी के कनेक्टिविटी है वो उसको EUTN बोलते हैं, ई फॉर इवॉल्व्ड यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब जो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि RNC और नोड बी जो दोनों मिलके काम करते थे वो अब अकेला नोड बी काम करने लगा। अब नोड बी जो है वो कंट्रोल प्लेन के थ्रू MME से कनेक्ट है और यूजर प्लेन के थ्रू सर्विंग गेटवे से कनेक्ट है, और सर्विंग गेटवे PDN गेटवे, और PDN आपका IMS के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट है। IMS के थ्रू ही आप कॉलिंग होता है और डेटा वोटा सारा कनेक्ट हो रहा है PDN और सर्विंग गेटवे के सपोर्ट से। यूजर जो है डायरेक्ट कनेक्ट हुआ, यूजर को एक IP सेपरेट मिल गया, वो कनेक्ट होकर सर्विंग गेटवे के थ्रू PDN के थ्रू अपना उसको डेटा यूज करना है, डेटा वॉइस यूज करना, वॉइस दोनों यूज करना, दोनों यूज करे। जब 3.9G था तो उस समय क्या होता था ना कि कॉल लगाने पे डेटा डिस्कनेक्ट हो जाता था, तो फिर उसको इनहेंस करके LTE एडवांस आया जो कि 4G है, उसमें डेटा वॉइस दोनों हम लोग एक साथ यूज करते हैं। इसका तो मैं अलग से 4G का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में बताऊंगा हर चीज का।
अब ये देखिए कैसे डेटा का स्पीड क्यों बढ़ता गया। अब जैसा मैं बताया था ना 3 GBP ही सारा रिलीज करता है, सारा अप्रूवल देता है, उसके बाद ही कुछ आगे प्रोसेस होता है। तो जैसा कि जो एच एस पी है जो 3G का था वो रिलीज 6 था, उसमें क्या है कि देखिए नोड भी कनेक्ट है आपका आर एन सी से, आर एन सी कनेक्ट है एस जी एस एन से, एस जी कनेक्ट है जी जी एस एन से, जी जी एस एन कनेक्ट है इंटरनेट से। और दोनों पे यूजर प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन दोनों का पाथ है, दोनों एक ही पाथ से दोनों गुजर रहा है, यूजर प्लेन कंट्रोल प्लेन। तो उसमें जाहिर सी बात है कि अगर एक रोड पे आप दो दो गाड़ी एक साथ चलाइए और सिंगल गाड़ी अलग अलग पाथ पे चलाइए तो दोनों में स्पीड में अंतर आपको पड़ेगा ही। एक ही रोड है, कम चौड़ाई है, अगर आप उसमें दो गाड़ी एक साथ चला दीजिएगा तो स्पीड स्लो हो जाएगा। और अगर आप दो रोड बना दीजिए, दोनों पे अलग अलग पाथ गाड़ी चलाइए तो दोनों का स्पीड हाई हो जाएगा। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो जो रिलीज 7 आया उसमें क्या किया ना कि देखिए आप कंट्रोल प्लेन को वो सेपरेट कर दिया, यहाँ आके एसजीएसएन से सेपरेट हो गया, एक डायरेक्ट टनल बना दिया आरएनसी से डायरेक्ट जाके वो जीजीएसएन से कनेक्ट हुआ, जीजीएसएन आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। जीजीएसएन आपका हो गया गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड है, एसजीएसएन हो गया आपका सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड। फिर वो रिलीज 7 में ही क्या किया ना कि आरएनसी को रिमूव कर दिया, डायरेक्ट नोड बी में फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड करके जो कि आगे जाके आपका ई नोड भी बन गया। उसमें क्या किया ना कि डायरेक्ट टनल जो है जीजीएसएन से कनेक्ट हो गया और कंट्रोल प्लेन अलग सेपरेट एसजीएसएन पे हो गया। वही आप रिलीज जो फर्स्ट आपसे कोई पूछेगा कि एलटी का फर्स्ट रिलीज क्या था, तो रिलीज 8 है एलटी का फर्स्ट। एलटी का स्टार्टिंग जो ऐसे तो 2007 से ही हुआ था, लेकिन लॉन्च होते होते 2010 हो गया था। तो इसमें इवॉल्व नोड भी जो है वो डायरेक्ट यूजर प्लेन के थ्रू कनेक्ट है सर्विंग गेटवे से, और कंट्रोल प्लेन थ्रू है एमएमई से, और फिर वो इंटरनेट से कनेक्ट है, जिससे कि आप लोग हाई से हाई स्पीड अभी अचीव कर रहे हैं। ऐसे तो यूजर बहुत बढ़ता है तो स्पीड थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल स्पीड ज़्यादा रहता है लेकिन यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो जाता है। तो ये तो पूरा मैंने हिस्ट्री बताया, 3G बताया, 2G बताया, 4G बताया। अब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एलटी का पूरा डिटेल बताऊंगा, एलटी का आर्किटेक्चर बताऊंगा, ई नोड भी बताऊंगा, फिर नोकिया के सारे बीटीएस जैसे ये अल्ट्रा है, फिर फ्लेक्सी, एम आर बीटीएस, एस एन बीटीएस, एयर स्केल बीटीएस, ये सब मैं नेक्स्ट पार्ट में बना के वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपका दूसरा वीडियो ऑटोमेटिक आपको आ जाए, आपको पता चल जाए कि मैंने दूसरा